Good morning, students. This is पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वैश्वीकरण यानी वो अवधारणा जो विश्व पटल पर एकीकरण करती है। किसका एकीकरण करती है? उत्पादों का, विचारों का, दृष्टिकोणों का, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का जो परस्पर विनिमय होता है, उस विनिमय को हम वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं। देखिए, वैश्वीकरण को कुछ लोग पाश्चात्यकरण से भ्रमित कर देते हैं, जबकि दोनों ही शब्द परस्पर बहुत भिन्नता लिए हुए हैं। वैश्वीकरण मूलतः एक नवीन अवधारणा है, जो कि समावेशी विकास की ओर इंगित करती है कि विश्व के जो विभिन्न समाज हैं, उन समाजों के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे कि भाषा, रहन-सहन, उद्योग, प्रौद्योगिकी, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीति, इन सब की जो विशेषताएँ हैं, उन विशेषताओं का विश्व पटल पर समावेशन हो। जबकि जो पाश्चात्यकरण की विचारधारा है, वो बड़ी संकुचित विचारधारा है। वो व्यक्ति को अपनी मूल संस्कृति से विलग करती है और पाश्चात्यकरण की ओर उन्मुख करती है। तो भारत में यदि हम वैश्वीकरण की विचारधारा की बात करें, भारत की संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम की है। हम संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब के रूप में मानते हैं और हमारे लिए ये कोई नई विचारधारा नहीं है। हमने देखा कि प्राचीन काल से यदि हम शुरू करें, तो जो प्रसिद्ध सिल्क रूट है, रेशम मार्ग, वो भारतीय उपमहाद्वीप समेत चीन, फ़ारस, यूरोप और अरब देशों के साथ व्यापार वाणिज्य का एक मार्ग था और मात्र व्यापार वाणिज्य का ही मार्ग नहीं था, उसने सभ्यताओं और संस्कृतियों को भी परस्पर संबंधित किया। इसके बाद जब उपनिवेश काल आया और ब्रिटेन समेत दूसरे यूरोपीय देशों ने जब अपने उपनिवेश बसाए, तो उन्होंने भी वो भी एक विनिमय कारक ही बना। उनके उपनिवेश में उन्होंने अपनी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया, प्लस उस क्षेत्र विशेष की जो मूल्य थे, जो संस्कृतियाँ थीं, जो धर्म थे, उसका भी विश्व पटल पर प्रसार हुआ। तो जो हम विभिन्न धर्मों की को देखें, जैसे कि इस्लाम है, बौद्ध है या हिंदू धर्म ही है, तो उसका यूरोप और अफ्रीका के देशों में जो प्रचार प्रसार है, आप मान सकते हैं कि वो वैश्वीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उपनिवेश काल आया, तो भारत को पश्चिम का बाज़ार मिला। हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग था, उसे पश्चिम का बाज़ार मिला और कोई भी जो विनिमय है, वो सिर्फ़ आर्थिक स्तर तक ही सीमित नहीं होता, उसमें संस्कृतियों का भी समावेशन होने लगता है। यदि हम वैश्वीकरण की डेफ़िनिशन, परिभाषा की बात करें, तो globalization is a process that encompasses the causes, courses, and consequences of transnational and transcultural integration of human and non-human activities, विकिपीडिया के अनुसार। देखिए, बड़ी समस्या शिकायत रहती है कि मैं इंग्लिश का प्रयोग करती हूँ, तो वैश्वीकरण का जो पहला स्तर है वो भाषा ही है। यदि आप सिर्फ़ अपनी राष्ट्रभाषा तक ही सीमित रहेंगे, तो आप बहुत सीमित जानकारी ही प्राप्त कर पाएँगे और मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसमें भी पारंगत हों और जब आप उसे सीखेंगे, तो आपका ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस कारण से बीच-बीच में इंग्लिश आती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अनुवाद करूँ, जिससे हमारे विद्यार्थी दोनों ही भाषाओं में ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो देखिए, वैश्वीकरण को अब मैं हिंदी में आपको समझाऊँ, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि जो पराराष्ट्रीय हैं या परासांस्कृतिक हैं, यानी किसी राष्ट्र से हटकर, किसी संस्कृति से हटकर, मानवीय और जो मानवीय गतिविधियाँ नहीं हैं, उनका परस्पर समन्वयन, ग्लोबलाइज़ेशन, वैश्वीकरण है।
अ, अब वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सपेंड मार्केट्स एंड एनेबल ए बिजनेस टू मेक सेंसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। वैश्वीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाजार का विस्तार करता है और जो संसाधन हैं उनके तर्कपूर्ण उपयोग की बात करता है। बिजनेस की दृष्टि से समर्थ बनाता है किसी भी क्षेत्र विशेष को, न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी। इट ऑल्सो सॉल्व्स वेरियस इश्यूज ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशन, गिविंग देन many options to choose from and satisfy their need। तो ये बहुत सारे विकल्प देता है व्यक्तिगत स्तर पर भी और राष्ट्र के स्तर पर भी, कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं अपने ही अंतर्निहित कहें कि व्यक्तिगत स्तर पर भी और चाहे तो विश्व स्तर पर भी। ग्लोबलाइजेशन बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजेस इंपोर्ट एंड अपलिफ्ट्स फॉरेन एक्सचेंज। वैश्वीकरण जो है वो निर्यात की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और आयात की प्रवृत्ति को घटाता है, और इस तरह से जो विदेशी विनिमय है वो ऊपर उठता है। अगर विदेशी विनिमय ऊपर उठता है तो विदेशी मुद्रा बढ़ती है, और विदेशी मुद्रा बढ़ती है तो वो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को इंगित करती है। क्या कारण हैं? द मेन रीज़न दैट कॉज्ड ग्लोबलाइजेशन आर नंबर वन, मेकिंग ग्लोबल ट्रैवल ईजियर बाय इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन। जब परिवहन के साधन विकसित हुए तो विश्व स्तर पर यात्रा आसान हो गई। नंबर टू, एडवांस टेक्नोलॉजी मेड कम्युनिकेशन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ईजियर। तकनीक विकसित होने लगी समय के साथ साथ, तो संचार होने लगा और सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी आसानी से होने लगा। नंबर थ्री, मिनिमाइज टैरिफ बैरियर्स एंड एनकरेज ग्लोबल ट्रेड। विश्व व्यापार को प्रोत्साहन मिला क्योंकि जो टैरिफ के अवरोध थे उन्हें न्यूनतम किया गया। एंड नंबर फोर, ब्रॉडनिंग ऑफ ग्लोबल मीडिया। जो विश्व मीडिया है उसका विस्तार हुआ। तो अभी आप पिछले ही कुछ वर्षों में देखें कि आज हम जब विभिन्न देशों की बात करते हैं, हमारे देश की, हम अपने आसपास के लोगों को देखें कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत नियमित रूप में विदेशों की यात्राएं करते हैं। पहले जो समृद्ध लोग थे वहीं तक बात सीमित हुआ करती थी, लेकिन आज हम देखें कि हमारे बहुत से होनहार विद्यार्थी, उनकी वहाँ डिमांड रहती है फॉरेन में, वो अपनी वहाँ सर्विसेज देते हैं, वहाँ से पढ़कर आते हैं, और ऐसा नहीं कि वो वहीं सीमित हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने राष्ट्र को भी अपनी सेवाएं देते हैं। और विश्व स्तर पर ये कितना आसान हो गया है कि आज पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो विश्व में कहीं भी जाने की योग्यता रखता है और आसानी से जा पाता है। इसके बाद हम बात करें वैश्वीकरण के क्या चार महत्वपूर्ण प्रभाव निकल कर आए। नंबर वन, क्रिएट्स एफिशिएंट मार्केट्स। वैश्वीकरण के कारण प्रभावशाली कुशल बाजार निर्मित हुए। नंबर टू, इंक्रीज कंपटीशन, स्पर्धा बढ़ी। नंबर थ्री, स्टेबलाइज्ड सिक्योरिटी, सुरक्षा स्थिर हुई। एंड नंबर फोर, इंक्रीजेस वेल्थ इक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे विश्व के पार संपदा की जो समानता है उसमें वृद्धि हुई। तो वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो हम देखें कि स्पर्धा, जो कंपटीशन है, वो अपने आप में आगे बढ़ने का एक प्रमुख मार्ग होता है। और जब हम राष्ट्र से निकलकर विश्व पटल पर आगे बढ़ते हैं तो अभी दक्षिण एशियाई देशों में विशेषकर भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके आईटी सेक्टर में बहुत डिमांड है विश्व में। तो हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे प्रतिभावान दूसरे जो लोगों ने अपनी प्रतिभा विश्व स्तर पर दिखाई, हमें स्पर्धा बाहर से मिली तो हम आगे बढ़े, हमारी सुरक्षा बढ़ी। जब हमारा दायरा बढ़ता है तो हम ज़्यादा सिक्योर होते जाते हैं, और विश्व स्तर पर
जब हम अपने ही एक बहुत सीमित क्षेत्र में बैठकर विश्व को देखते हैं, तो हमें बाहर के लोग बहुत समृद्धिवान, बहुत अम, विकसित दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम खुद उस फ़ील्ड में उतरते हैं, तो हम पाते हैं कि हम भी उस योग्य हैं कि हम वो कर पाते हैं। अब हम भारत की बात करें। देखिए, भारत में ग्लोबलाइज़ेशन की प्रवृत्ति कब विकसित हुई? तो ये समय था 1990 का दौर। The wake of globalization was first felt in the 1990s in India when the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh initiated the economic liberalization plan. Since then, India has gradually become one of the economic giants in the world. भारत में वैश्वीकरण सर्वप्रथम 90 के दशक में जो है उसका अनुभव हुआ, जबकि तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारता योजना का प्रारंभ किया। तब से भारत ने धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाए और आज भारत विश्व के आर्थिक जो बड़े देश हैं या जो बढ़ते हुए देश हैं, उनके अंदर शुमार किया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो इंडिया हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा as it accounted for about 32.9% share of world GDP and about 17% of the world population. भारत के पक्ष में जो महत्वपूर्ण बात चाहती है वो है यहाँ की विशाल जनसंख्या। भारत विश्व की 17% जनसंख्या रखता है, जिसमें अधिक प्रतिशत युवाओं का है और विश्व का जो जीडीपी है उसका 32.9% भारत शेयर करता है। द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड लॉन्ग बीन एक्सपोर्टेड टू फार ऑफ डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में जो उत्पाद आज उत्पादित होते हैं उनका निर्यात सुदूर विश्व के सुदूर स्थानों पर होता है। इंडिया currently accounts for 2.7% of world trade up from 1.2% in 2006 according to the World Trade Organization. Until the liberalization of 91, India was largely and intentionally isolated from the world markets to protect its fledgling economy and to achieve self-reliance. 1990 के दशक में जब भारत में आर्थिक उदारता का प्रारंभ हुआ था, तो भारत इतनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं था। 2015 की ये स्थिति है कि भारत विश्व का 2.7% व्यापार रखता है डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि विश्व का 1.2% है। तो इतने बड़ी मात्रा में फॉरेन ट्रेड का बढ़ जाना, फॉरेन ट्रेड वाज सब्जेक्ट टू इंपोर्ट tariffs, export taxes, and quantitative restrictions, while foreign direct investment was restricted by upper limit equality, participation restrictions on technology transfer, export obligations, and government approvals. So these approvals were needed for nearly 60% of new FDI in the industrial sector. भारत पिछले इंडियाज़ एक्सपोर्ट वो बहुत स्टेगनेंट था, स्थिर था। आप कहें कि पहले 15 साल तक स्वतंत्रता के बाद। हालाँकि चाय में, जूट में, कॉटन उत्पादन में हमारा एकाधिकार था। लेकिन इसके बावजूद भी हम उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अनुभव नहीं कर सकते थे। क्योंकि हमारा इम्पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा था, मशीनरी का, इक्विपमेंट्स का, रॉ मटेरियल्स का। तो लेकिन लिबरलाइज़ेशन के बाद भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो बढ़ा एंड इट हैज़ बिकम मोर ब्रॉड बेस्ड एंड हैज़ राइज़न टू 63 billion in 2003-4 from 12.50 billion in 1950-51। तो 1950-51 में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 12.50 बिलियन था, वो बढ़कर जो है से 2003-4 में 63 बिलियन पर पहुंच गया। भारत के जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें चाइना, यूएस, यूएई, यूके, जापान और जो यूरोपियन संघ है उनको सम्मिलित किया जाता है। भारत
गैट का भी फाउंडिंग मेंबर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक सदस्य है। इसके साथ ही 2000 से हमारे ऊपर जो है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो भी घटे हैं। तो भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2008 से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो रशिया, ब्राज़ील, चाइना जैसे देश हैं, उनके साथ कम्पीट भी करता है। नेक्स्ट क्लास में हम और ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमने इकोनॉमी में, कल्चर में और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर ग्रो किया।